हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे अमीन्स की बेस स्ट्रेंथ के बारे में या नाइट्रोजन कंपाउंड्स की बेस स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, तो हम आगे डिस्कशन करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बेस स्ट्रेंथ हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने डिस्कस किए थे कई सारे फैक्टर्स। प्लस एम प्लस एच प्लस आई बेस स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और माइनस एम माइनस एच और माइनस आई बेस स्ट्रेंथ को कम करते हैं। ठीक है, एक जनरल डिस्कशन और कर लेते हैं हम अमीन्स के बारे में। अमीन्स के केस में अगर अपन देखें तो हम अमीन्स को इन जनरल 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पर नाइट्रोजन पर 2 H प्रेजेंट रहते हैं। इनको कहा जाता है 1 डिग्री अमीन या इनको कहा जाता है प्राइमरी अमीन। नाइट्रोजन पर अगर 1 H रहता है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप रहते हैं, तो इनको कहा जाता है 2 डिग्री अमीन और सेकेंडरी अमीन। और अगर नाइट्रोजन पर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं रहता है और सारे अल्काइल ग्रुप रहते हैं, तो ऐसे अमीन्स को कहा जाता है 3 डिग्री अमीन और टर्शरी अमीन्स। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये अल्काइल ग्रुप अमीन्स की बेस स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, बिकॉज ये अल्काइल ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं और प्लस आई इफेक्ट से यहां पर प्रेजेंट नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर्स हैं इनकी बेस स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमने डिस्कस भी किया था जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था एसिड बेस, तो हमने डिस्कस भी किया था इस बारे में। अगर प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो बेस स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पहले भी ये बात हम कर चुके हैं और हम डिस्कस करते हैं इस चीज को फिर से। अगर मीडियम गैसियस फेज है, अगर मीडियम गैसियस फेज है, तो अगर हम टर्शरी अमीन देखते हैं 3 डिग्री अमीन या टर्शरी अमीन, तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगी और इसकी डोनेटिंग पावर भी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम यहां पर देखते हैं 2 डिग्री अमीन, तो प्लस आई कम हो जाएगा, एक ग्रुप कम है, डोनेटिंग पावर भी कम हो जाएगी। और अगर NH2 देखते हैं प्राइमरी अमीन, तो एक ही R रहेगा, डोनेटिंग पावर और कम होगी और बिल्कुल भी नहीं होगी अमोनिया में, एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं रहेगा। तो अगर मीडियम गैसियस है, गैसियस मीडियम मतलब देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और ऐसे केस में गैसियस फेज में सबसे ज्यादा बेसिक होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर अमोनिया, क्योंकि यहां पर प्लस आई इफेक्ट लगेगा और प्लस आई इफेक्ट से नाइट्रोजन पर अवेलेबल जो लोन पेयर्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और अमोनिया में एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो प्लस आई सबसे कम रहेगा और बेस स्ट्रेंथ भी सबसे कम रहेगी। मगर अगर हम एक्वस मीडियम की बात करते हैं या वाटर में अगर हम बेस स्ट्रेंथ डिस्कस करते हैं, तो वाटर में जो बेस स्ट्रेंथ है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि बनने वाला जो आयन है वो वाटर में कितना स्टेबल है। जैसे कि हमने 1 डिग्री अमीन लिया और 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं H+ के साथ और ये कन्वर्ट हो जा रहा है NH3+ में। तो NH3+ में नाइट्रोजन पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देखा जाए तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट सबसे कम है 1 डिग्री में, लेकिन बनने वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोजन होंगे ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग शो करेंगे और इसीलिए स्टेबिलिटी इनमें बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम 2 डिग्री अमीन लेते हैं, तो 2 डिग्री अमीन के केस में प्रोटोनेशन के बाद बनने वाला प्रोडक्ट उतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर 2 ही हाइड्रोजन होंगे प्रोडक्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो एक फैक्टर है प्लस आई इफेक्ट, वो सपोर्ट कर रहा है बेस स्ट्रेंथ को, 2 प्लस आई हो गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और दूसरा फैक्टर है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो 1 डिग्री को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और टर्शरी अमीन के केस में तो टर्शरी
अमीन के केस में तो जब ये प्रोटोनेट हो जाएगा तो यहां पर एक ही H रहेगा और ये सबसे कम स्टेबल आयन रहेगा, सो लीस्ट स्टेबल आयन रहेगा, क्योंकि एक ही H होगा जो H बॉन्डिंग कर पाएगा। तो वन फैक्टर विच इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन इज सपोर्टिंग द बेस स्ट्रेंथ। 3 प्लस आई है तो बेस स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरा फैक्टर है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी विच इज नॉट सपोर्टिंग द बेस स्ट्रेंथ, क्योंकि यहां पर एक ही H है जो H बॉन्डिंग कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर एक फैक्टर सपोर्ट कर रहा है और एक फैक्टर अपोज कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस में केमिस्ट्री में सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल हो जाती हैं। जो रिजल्ट्स आते हैं उन्हीं के बेसिस पर हम बेस स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं और ये रिजल्ट्स आपको डायरेक्टली याद रखने होते हैं, क्योंकि यहां पर कोई मैथमेटिक्स नहीं लगा सकते कि कौन सा फैक्टर ज्यादा है कम है। जो फैक्ट्स है उन पर चलना पड़ता है। और यहां पर अगर अपन देखें वाटर में या एक्वस मीडियम में 2 डिग्री की बेस स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आती है, फिर 1 डिग्री और फिर आती है 3 डिग्री और लास्ट रहेगा अमोनिया। ये तब होगा जब R ग्रुप क्या है, CH3 या मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। लेकिन अगर R मिथाइल के अलावा कुछ और है तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया जब R ग्रुप मिथाइल के अलावा कोई ग्रुप है तो, ठीक है। तो अगर R मिथाइल है तो 213 लगाएं और अगर R मिथाइल के अलावा कुछ और है तो 231 लगाएं। लेकिन गैस फेज में हमेशा 321 लगेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। सो इट्स एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन द फैक्ट, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन के लिए सिंपल जो भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, अल्केन्स होते हैं, उनकी बेस स्ट्रेंथ को हम इस तरह से कंपेयर करते हैं। पहले भी हम लोग ये बात डिस्कस कर चुके हैं और क्योंकि हम कंक्लूड कर रहे हैं अब बेस स्ट्रेंथ का डिस्कशन, तो इस तरीके से हम इसको, ठीक है, डिस्कस कर लिया एक बार और मैंने आप लोगों को ये बता दिया। अब हमने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बेस स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं जनरल बेसिस के बारे में, ठीक है। जनरल बेसिस मतलब जरूरी नहीं है कि कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो ही। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, OH माइनस, NH2 माइनस और F माइनस, CH3 माइनस, इनमें आपको बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो चार्ज कभी N पर है कभी नहीं भी है, ठीक है। यहां पर O पर रहेगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर N पर रहेगा, यहां F पर, यहां C पर रहेगा, ठीक है। तो एक चीज है, अगर कोई एसिड है HA, तो जब ये H प्लस डोनेट करेगा तो ये बनाएगा H प्लस और A माइनस, तो ये तो है एसिड और A माइनस है इसका कॉन्जुगेट बेस। क्या है? कॉन्जुगेट बेस। अब अगर इस रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा है तो HA स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और अगर फॉरवर्ड आने की टेंडेंसी ज्यादा है तो बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी कम होगी। तो अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? वीक। फॉरवर्ड डायरेक्शन में HA एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में A माइनस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो A नेगेटिव क्या होगा? वीक बेस होगा, ठीक है। तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसमें आप H प्लस लगा करके इनको एसिड बना लीजिए। एसिड बना लिया। अब एसिड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है ये इस तरह से आएगा, फर्स्ट, ये आएगा सेकंड, ये आएगा थर्ड और ये आएगा फोर्थ, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव F, फिर O, फिर N और फिर C। तो ये एसिड स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर है तो बेस स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर रहेगा वो इसका उल्टा रहेगा, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा CH3 माइनस, क्योंकि सबसे वीक एसिड CH4 है। फिर इसके बाद रहेगा NH2 माइनस, फिर इसके बाद रहेगा 3 और ये रहेगा लास्ट 4। क्योंकि HF सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो बेस रहेगा वो सबसे वीक रहेगा। जनरल बेसिस पर और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपको इनमें कंपेयर करना है बेस स्ट्रेंथ।
ठीक है, तो ये क्वेश्चंस करें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में कॉन्जुगेट एसिड H2O और CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इसकी और इसकी हो जाएगी बेस स्ट्रेंथ ज्यादा। ठीक है, इनमें अगर हम कंपेयर करें HF, HCl, HBr और HI, तो एसिड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है हम डिस्कस कर चुके हैं। टॉप टू बॉटम जाने पर एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो HI, HBr, HCl और HF। तो बेस स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो एसिड स्ट्रेंथ के बारे में तो हम काफी डिस्कशन कर ही चुके हैं और इसीलिए हम कोई नया कॉन्सेप्ट इस पर नहीं बनाएंगे। मतलब जो भी आप एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है उसका हम रिवर्स कर देंगे और बार बार नए कॉन्सेप्ट हम इसमें नहीं बनाएंगे। जैसे H2 और H2S, तो H2S और H2O में एसिड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो ये रहेगा, तो बेस स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा कार्बोक्सिलिक, फिर रहेगा फिनॉल और फिर रहेगा अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें अगर अपन देखें एसिड स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है, तो एसिड स्ट्रेंथ का रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा बेस स्ट्रेंथ का। बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आएगा। ठीक है, दिस विल बी द ऑर्डर फॉर बेस स्ट्रेंथ। ओके, ओके, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और इनमें बेस स्ट्रेंथ आप लोग कंपेयर करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें अगर हम, तो यहां पर ये जो ग्रुप है, यहां पर अगर अपन ने H लिया तो इन दोनों को हमने कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट कर लिया, तो एसिड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो ये रहेगा। आप जानते हैं स्ट्रॉन्गर एसिड है क्योंकि एनायन विल बी एरोमेटिक इन नेचर और H प्लस निकलने के बाद यहां जो एनायन बनेगा दैट विल बी एंटी एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, तो ये एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, इसलिए बेस स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर हो जाएगा। एक और तरीका है इसको सोचने के लिए, ये जो ग्रुप है ये एंटी एरोमेटिक नेचर शो करेगा, तो ये लोन पेयर डोनेट करके, अगर लोन पेयर डोनेट कर दिया सिग्मा बना लिया तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसने लोन पेयर डोनेट कर लिया H प्लस के साथ सिग्मा बना लिया तो ये भी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की नेचुरल टेंडेंसी नॉन एरोमेटिक में जाने की बहुत ज्यादा होती है और एक एरोमेटिक कंपाउंड की नॉन एरोमेटिक में जाने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेस स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं। राइट, क्वेश्चन 6 में अगर अपन देखें, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें एसिड स्ट्रेंथ, तो एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसके लिए ज्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और अगर बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करें, ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहां पर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, तो अगर बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर करेंगे तो रिवर्स आएगा। उल्टा भी सोच सकते हो आप, जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो इसकी डोनेटिंग पावर कम होगी और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, तो उल्टा भी सोच सकते हो आप लोग, नेगेटिव चार्ज यहां पर अगर कार्बन पर है sp हाइब्रिडाइज्ड पर तो ये स्टेबल होगा और स्टेबल होगा तो इसकी डोनेटिंग पावर कम होगी और यहां पर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा और अनस्टेबल होगा तो डोनेटिंग पावर ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। यहां पर अगर अपन देखें नेगेटिव चार्ज यहां पर 2 लोन पेयर से, यहां 1 लोन पेयर है, तो यहां प्लस आई इफेक्ट लगेगा और प्लस आई इफेक्ट से नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा
एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी 1 डिग्री अमीन की और बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी 2 डिग्री की अमीन की। हालांकि हम ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसकी बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी क्योंकि 2 प्लस आई ग्रुप नाइट्रोजन पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे और प्रोटॉन गेन करने की पावर इस नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखें इन तीनों में कंपैरिजन। यहां पर क्या है, 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं जो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा। इसमें अगर अपन देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी नहीं बढ़ेगी क्योंकि 2 प्लस आई है और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम बढ़ेगी क्योंकि 1 ही प्लस आई है। तो सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकेंड और ये होगा थर्ड और ये होगा बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो लास्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं, स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ठीक है, फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शंस। स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शंस। ठीक है, तो एक थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट टाइप का टॉपिक है। मान लीजिए कि बहुत जनरल रिएक्शन या आप लोगों ने कभी पढ़ी होगी, CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस NaOH कन्वर्टिंग इनटू CH3 डबल बॉन्ड ONA प्लस H2। तो एसिड प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ऐसे सोच सकते हैं। ऐसे पढ़ाया भी गया होगा आप लोगों को, मगर इसको थोड़ा अपन ऐसे सोचें, लेफ्ट साइड में CH3 डबल बॉन्ड OH एक एसिड है, लेट से मैंने इसको लिया एसिड 1 और Na प्लस स्पेक्टेटर आयन है, ये एक्चुअली रिएक्टिंग पार्ट इसका OH माइनस है, ये कुछ बेस है, इसको मैंने बेस 2 ले लिया। अब ये कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह की रिएक्शंस हमेशा रिवर्सिबल साइन से रिप्रेजेंट की जाती हैं, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। कन्वर्ट हो रहा है ये H2O और CH3 डबल बॉन्ड O माइनस में। तो एसिड ने H प्लस डोनेट किया और इसमें कन्वर्ट हो गया और ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस 1, क्योंकि 1 एसिड का कॉन्जुगेट बेस है और बेस ने प्रोटॉन गेन किया, H2O बन गया, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड, मैं इसको 2 ले रहा हूं। तो हर रिएक्शन में लेफ्ट साइड में एक एसिड होगा और राइट साइड में एक एसिड होगा और हर रिएक्शन में लेफ्ट साइड में एक बेस होगा और राइट साइड में भी एक बेस होगा। तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगी जिसमें एक स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर एसिड में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो लेफ्ट वाला एसिड है CH3COH जो स्ट्रॉन्गर है और राइट वाला एसिड है वाटर जो वीकर है। तो रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्गर एसिड टू वीकर एसिड जाएगी, या हम ये भी बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गर बेस टू वीकर बेस जाएगी, वो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाए, ये बोला जाए कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, या स्पॉन्टेनियस है या नहीं, या ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या नहीं, तो आप ये चेक कर लो कि लेफ्ट वाला एसिड अगर राइट वाला एसिड से स्ट्रांग है तब तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और अगर लेफ्ट वाला वीक है और राइट वाला स्ट्रांग है तो फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और फिजिबल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम स्ट्रॉन्गर एसिड टू वीकर एसिड। सो रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस in forward direction if they take place from stronger acid to weaker acid। ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं जो स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी से रिलेटेड हैं, आजकल एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आपको, कुछ रिएक्शंस लिख करके आपको ये बताना है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगी या नहीं होंगी।
तो ये रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होंगी या नहीं होंगी, ये आपको बताना है। ओके, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। अब एक पॉज ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड में ये एसिड है HCl और राइट साइड में ये एसिड रहेगा H2। भाई HCl ने H+ डोनेट किया, Cl- बन गया कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस OH- ने H+ गेन कर लिया, H2O बन गया कॉन्जुगेट एसिड। तो रिएक्शन स्ट्रॉन्गर एसिड टू कहां जा रही है? वीकर एसिड, बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्गर देन H2O। तो इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी रहेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की, या नेचुरल टेंडेंसी रहेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस होगी। इसमें अगर अपन देखें, ये एसिड है और इसने डोनेट कर दिया है, कॉन्जुगेट बेस बन गया। कॉन्जुगेट बेस ने H+ गेन कर लिया, एसिड बन गया। ठीक है, तो ये एसिड स्ट्रॉन्गर है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल। तो ऐसे केस में रिएक्शन फिर से स्ट्रॉन्गर टू वीकर जा रही है और ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसकी बात अगर अपन करें, ये एसिड H+ डोनेट करके कॉन्जुगेट बेस बन गया और बेस H+ गेन करके कॉन्जुगेट एसिड बन गया। तो रिएक्शन ये भी क्या हो रही है? स्ट्रॉन्गर एसिड टू वीकर एसिड की डायरेक्शन में जा रही है। O पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है N पर नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, वीकर एसिड है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसमें अगर अपन देखें HBr इज स्ट्रॉन्गर एसिड, हालांकि बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, और ये वीकर एसिड है, तो ऐसा कभी रिएक्शन में फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी नहीं होगी। इनफैक्ट वाटर में तो दोनों ही कंप्लीटली आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, लेकिन कोई और सॉल्वेंट अगर वो नॉन पोलर, तो इस रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो जो एसिड स्ट्रांग होते हैं वो कन्वर्ट हो पाते हैं इस तरह की एसिड बेस रिएक्शन से वीकर एसिड में। ठीक है, और इन पर काफी क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं और जो जो पॉसिबिलिटीज हैं एसिड की जो पूछी जा सकती है ये हम डिस्कस करते हैं। हालांकि मैं पूरे जितने भी एसिड्स हैं वो तो एक साथ पढ़ा नहीं सकता हूं, बट एक असिस्टेंस रहेगा किस डायरेक्शन में हमें सोचना है, इसलिए मैं आपको एक एसिड्स के लिए या एसिड्स की हम टेबल बनाते हैं जिससे कि हम क्वेश्चंस को थोड़ा आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो अगर कभी भी क्वेश्चन पेपर में एसिड्स दिए जाए तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो एसिड्स जो काफी स्ट्रांग होते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। H2SO4, HCl, HNO3, HClO4, picric acid is very strong। तो इनका आपस में तो कभी कंपैरिजन दिया नहीं जाएगा, रेयर होगा। एक और एसिड है ऑर्गेनिक एसिड जो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एंड दैट इज स्क्वायरिक एसिड। सो ऑल दीज एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और इनका आपस में कंपैरिजन दिया नहीं जाएगा। ठीक है, तो इनके कंपैरिजन में दूसरे एसिड्स हो सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो एसिड स्ट्रेंथ की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो इनसे वीक एसिड्स में आते हैं सल्फोनिक एसिड्स, एंड सल्फोनिक एसिड्स आर आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, क्योंकि जहां से H+ निकलेगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। लेकिन H2SO4 से ये वीक है क्योंकि ये +I ग्रुप है और +I नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा और स्टेबिलिटी को
घटाएगा या कम कर देगा। तो सल्फोनिक एसिड से वीक एसिड्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 इक्वली कंट्रीब्यूटिंग RS इसमें बनेंगे और इसलिए वीक होते हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ये क्या होगा, वीक हो जाएगा। ओके, इनसे वीक होते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम कंपेयर करें, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम कंपेयर करें H2CO3 से, तो ये वीक रहेगा। ऐसा इसलिए होगा, यहां पर भी O नेगेटिव इक्वली कंट्रीब्यूटिंग RS बनाएगा और यहां पर भी O नेगेटिव इक्वली कंट्रीब्यूटिंग RS बनाएगा, मगर ये OH जो रहेगा ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा और प्लस एम इफेक्ट शो करेगा तो एसिड स्ट्रेंथ को कम कर देगा, जबकि R ग्रुप केवल प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स H2CO3 के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं। ठीक है, H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं डाइनाइट्रो या ऑर्थो और पैरा पर सब्स्टिट्यूटेड NO2 और ये कंपेरेबल रहता है पैरानाइट्रो, ये कंपेरेबल एसिड्स होते हैं। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। H2CO3 के बाद हम कंपेयर करें तो एसिड स्ट्रेंथ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की कम आती है और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से भी कम आती है मेटानाइट्रोफिनॉल की। इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि ये -M लगाएगा और यहां पर मेटा पोजीशन पर केवल -I इफेक्ट लगता है। ठीक है, इसके बाद फिनॉल के मतलब अगर अपन देखें फिनॉल और उनके डेरिवेटिव के बाद वाटर के बाद वीक एसिड्स होते हैं अल्कोहल। अल्कोहल्स आर वीकर एसिड कंपेयर्ड टू वाटर बिकॉज यहां +I इफेक्ट लगता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन के बाद आते हैं अल्कीन्स और सबसे वीक होते हैं अल्केन्स। तो अल्केन ये बात हम कर चुके हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है, sp3 नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है। यहां हम ये बोल सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है। तो टर्मिनल अल्काइन की एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और अमोनिया की एसिड स्ट्रेंथ कम होगी, लेकिन अल्कीन की एसिड स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में अमोनिया की या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की sp3 नाइट्रोजन की एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है। तो अल्काइन, फिर sp3 नाइट्रोजन, फिर अल्कीन और फिर अल्केन, इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा ये पूरी टेबल में जो भी कंपाउंड्स दिए हुए हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है और राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो अब जैसे कि क्वेश्चन दिया जाए NaNH2, अब NaNH2 एक्चुअली एक बेस है, Na+ और NH2 नेगेटिव और Na+ ये स्पेक्टेटर आयन है। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं किसी एसिड Ha के साथ, जनरल एसिड की मैं बात कर रहा हूं NaNH2 की, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी तब रखेगी जब ये NH2- यहां से H+ निकाल के अमोनिया बना लेगा और Na+ और A- को हम ऐसे लिख दें। तो एक्चुअली ये स्पेक्टेटर आयन है, इसको मैं हटा देता हूं, ये रिएक्शन में पार्ट ही नहीं ले रहा है। तो एसिड ने यहां पर H+ डोनेट किया, NH2- को अमोनिया और A- बन गया। तो अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है किससे, अमोनिया से, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो हर वो मॉलिक्यूल जो अमोनिया से स्ट्रॉन्ग है वो NaNH2 के साथ रिएक्शन करके और A- जनरेट कर सकता है। तो हर वो एसिड जो अमोनिया से स्ट्रॉन्ग है दैट विल रिएक्ट विथ NaNH2 टू जनरेट अमोनिया गैस। ऑल एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया विल रिएक्ट विथ NaNH2 टू जनरेट अमोनिया गैस। ठीक है, जैसे अगर मैं इसमें कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूं, आपको ये बताना है कि कौन से कंपाउंड NaNH2 के साथ रिएक्शन करके अमोनिया गैस जनरेट करेंगे। तो इनमें से आपको ये बताना है कौन से मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करके
NaNH2 के साथ रिएक्शन करके और अमोनिया गैस जनरेट करेंगे। ठीक है, तो हम कंपेयर करते हैं। देखिए पहली बात, ये OH अल्कोहल आर स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया, तो ये रिएक्शन करेगा। अल्केन्स आर वीकर देन अमोनिया, ये नहीं करेगा। फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया, करेगा। अल्कीन्स आर वीकर देन अमोनिया, नहीं करेगा। अल्काइन्स आर स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया, ये करेगा। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सुपर स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया, ये रिएक्शन करेगा। तो इस तरह के इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी 4। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से कंपाउंड NaNH2 के साथ रिएक्शन करके और जनरेट करते हैं अमोनिया गैस। ठीक है, एक बार कॉपी कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस NaNH2 के अलावा NaOH पर भी पूछे जाते हैं। तो जैसे अगर मान लो हमने कोई एसिड लिया HA, अब इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, तो ये बनाएगा Na और H2। ये तो स्पेक्टेटर आयन है Na+, जो नेट रिएक्शन है वो ये रहेगी HA प्लस OH माइनस, ये कन्वर्ट होगा A माइनस और H2O में। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगी? जब वाटर विल बी वीकर एसिड एंड HA विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड। तो हर वो एसिड जो वाटर से स्ट्रॉन्ग है विल रिएक्ट विथ NaOH टू जनरेट H2O। तो हर वो एसिड जो वाटर से स्ट्रॉन्ग रहेगा दैट विल रिएक्ट विथ NaOH। अब इस टेबल में देखें हम, ये सारे वाटर से स्ट्रॉन्ग है, सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक, पिक्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, एंड नाइट्रो, फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स, लेकिन उसके बाद वाटर है। तो ये सारे तो रिएक्शन करेंगे बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्गर देन वाटर, मगर अल्कोहल, टर्मिनल अल्काइन, अमोनिया, अल्कीन अल्काइन ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं इस बारे में कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको देखना है कि NaOH के साथ कौन से मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेंगे, और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आपको सिलेक्ट करने, ठीक है, जो जो मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे। ठीक है, नोट करें। ओके, ये क्वेश्चन करें आप, एक पॉज ले लीजिए और इसका आंसर बताएं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल्स आर वीकर देन वाटर, नहीं करेगा रिएक्शन। अमीन्स आर वीकर देन वाटर, नहीं करेगा रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन वाटर, रिएक्शन करेगा। फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर देन वाटर, रिएक्शन करेगा। टर्मिनल अल्काइंस आर वीकर देन वाटर, रिएक्शन नहीं करेगा। अल्केन्स आर वीकर देन वाटर, रिएक्शन नहीं करेगा। HCl स्ट्रॉन्गर देन वाटर, रिएक्शन करेगा। तो इन तीनों, इसमें आंसर आएगा 3। ये तीन ही मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं इसके अंदर जो NaOH के साथ रिएक्शन करके और वाटर जनरेट कर सकते हैं। तो एक बार आप देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं ये एसिड्स, फिर सल्फोनिक, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और ये टेबल जो है इस तरीके से, ये कंपैरिजन भी हमने कराया हुआ है आपको, ठीक है, पहले भी हमने कंपैरिजन किया है। और इस तरीके के क्वेश्चन NaNH2 पर और NaOH पर इस टेबल से हम आसानी से कर सकते हैं। फिर भी जब भी कोई नए क्वेश्चंस आए तो आपको अपना दिमाग जरूर लगाना है। ठीक है, एक बार आप ये नोट कर लीजिए। तो NaNH2, NaOH और एक और रिएक्टेंट है जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है, इस सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो अगर कोई एसिड है HA जो NaHCO3 के साथ रिएक्शन करता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na और H2CO3 में। जैसे कि Na+ ये स्पेक्टेटर आयन है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख दें HA प्लस HCO3 माइनस विल कन्वर्ट इनटू H2CO3 प्लस A माइनस।
तो अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा किससे, H2CO3 से, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है, तो हर वो एसिड जो H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है वो रिएक्शन करके रिएक्शन को फॉरवर्ड ले आएगा, और ये क्या होगा, H2CO3 डिसोसिएट हो जाता है H2O और CO2 में, गैस बन के एस्केप कर जाता है। तो हर वो एसिड जो H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है विल रिएक्ट विथ NaHCO3 एंड इट विल रिलीज CO2 गैस। तो एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्गर देन H2CO3 विल रिएक्ट विथ NaHCO3। भाई जो H2CO3 से स्ट्रॉन्ग होगा वो NaHCO3 से रिएक्शन करके और CO2 गैस रिलीज करेगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट वाले जितने भी हैं, मतलब ऑर्थोनाइट्रो और मेटानाइट्रो रिएक्शन नहीं करेंगे, पैरानाइट्रो, डाइनाइट्रो, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड और बाकी सारे NaHCO3 के साथ रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो ये टेबल से ही हम लोग कर सकते हैं। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल NaHCO3 के साथ रिएक्शन करके और CO2 गैस रिलीज कराते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन लिख लें, एक पॉज कर लें और फिर अटेम्प्ट कर लीजिए इसको। तो हम स्टार्ट करते हैं। इनमें HCl स्ट्रॉन्गर है, ये रिएक्शन करेगा। H2SO4 स्ट्रॉन्गर है, रिएक्शन करेगा। CH3COH ये भी स्ट्रॉन्गर है, रिएक्शन करेगा। अल्कोहल वीक है, नहीं करेगा। फिनॉल वीक है, नहीं करेगा। मेटानाइट्रो, लेकिन पैरानाइट्रो कंपेरेबल है और ऐसे में CO2 गैस के रिलीज होने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है और ये रिएक्शन शो करेगा, लेकिन अल्काइन रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, सो इन सारी रिएक्शन से, मतलब इन सारे एसिड के कंपैरिजन से हम रिएक्शंस की स्पॉन्टेनिटी को आराम से बता सकते हैं। NaNH2 के लिए, NaOH के लिए और NaHCO3 के लिए। वैसे ही Na2CO3 के लिए भी पूछ सकते हैं और वो कंपैरिजन भी हम आसानी से कर सकते हैं। लास्ट रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं सोडियम मेटल के साथ या लिथियम मेटल के साथ। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल सोडियम मेटल से रिएक्शन करेंगे। अब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन रहता है, O से एसोसिएटेड, S से एसोसिएटेड हाइड्रोजन, फ्लोरीन से या क्लोरीन से या ब्रोमीन से या आयोडीन से, सारे स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं। टर्मिनल अल्काइन से एसोसिएटेड, या फिर ऐसे कंपाउंड से एसोसिएटेड हाइड्रोजन, ऐसे एटम से एसोसिएटेड हाइड्रोजन जिसमें H+ के निकलने के बाद एरोमेटिक एनायन बन जाए। तो ये सारे क्या होते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, या नाइट्रोजन से एसोसिएटेड हाइड्रोजन। तो ये सारे क्या होते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं और स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं। और सोडियम के साथ इनमें से मॉलिक्यूल जिनमें ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, रिएक्शन हो सकती है। तो सोडियम के साथ कोई एसिड बेस रिएक्शन नहीं होती है, इनफैक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो ROH ऑन रिएक्शन विद सोडियम, इट विल कन्वर्ट इनटू RONA विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, सोडियम का है 0, ऑक्सीडाइज करके बना लेगा +1, तो सोडियम 0 से +1 में जाएगा और हाइड्रोजन +1 से 0 में आएगा। तो हाइड्रोजन का हो रहा है क्या बताओ, रिडक्शन, और सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इस तरह की रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कुछ मास इसका दे दें या कुछ मास इसका दे दें, आपसे पूछ ले हाइड्रोजन के कितने मोल्स बनेंगे या वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट H2P। तो 1 मोल इस फंक्शनल ग्रुप से
हाफ मोल H2 बनेगा, बस इतना ध्यान रखना, बाकी मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिया फिनॉल और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड विद द रिलीज ऑफ हाफ H2 गैस। ठीक है, टर्मिनल अल्काइंस में भी ये रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, टर्मिनल अल्काइंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस विद द फॉर्मेशन ऑफ हाफ H2 गैस। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए एसिटिलीन एक्सेस सोडियम ले लें हम, तो यहां पर दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, रिड्यूस, और दोनों तरफ एनायन जनरेट होगा। ठीक है, और इसके बाद यहां पर आएगा 1 मोल H2 गैस आएगा। ठीक है, तो यहां कंज्यूम होगा 2 मोल्स ऑफ सोडियम और हाफ H2 की जगह पर 1 मोल H2 आएगा। ठीक है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट काफी डिटेल में, और फिर हमने डिस्कस किया एसिड स्ट्रेंथ और बेस स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए। आने वाले लेक्चर्स में वी विल कवर टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म वैसे आइसोमेरिज्म टॉपिक का पार्ट है, बट मोर और लेस जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूज होते हैं। तो कमिंग लेक्चर्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टॉपिक। इसके अलावा जीओसी में आपको कोई क्वेश्चंस मिलते हैं एक्स्ट्रा, तो वो आप लोग सॉल्व करें, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप इन वीडियो लेक्चर्स को रेफर करें। थैंक यू वेरी मच।